नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कुछ बहुत ही दिलचस्प हस्तलिखित नोट्स हैं। ये शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं और इनका शीर्षक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बहुआयामी नींव। दिखने में तो ये किसी छात्र के नोट्स जैसे लगते हैं, पर मुझे लगता है इनमें बच्चों के बड़े होने की पूरी कहानी छिपी है। सबसे पहले ये शब्द आयाम या डायमेंशंस, इन नोट्स में इसका क्या मतलब समझाया गया है? देखिए, यहाँ आयाम का मतलब है विकास के अलग अलग पहलू या क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। आप इसे एक इमारत के अलग अलग खंभों की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, अगर एक भी खंभा कमजोर है तो क्या होगा? पूरी इमारत का संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। तो इन नोट्स में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इन सभी आयामों में संतुलन सबसे जरूरी है। विकास का मतलब सिर्फ दिमाग तेज होना नहीं है, बल्कि एक संतुलित इंसान बनना है। हाँ, इन पन्नों में कुछ परिभाषाएं भी हैं जो इस बात को और साफ करती हैं। मैंने भी देखी। एलिजाबेथ हरलॉक की एक परिभाषा है, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यवस्थित और प्रगतिशील परिवर्तन शामिल हैं जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। और यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, व्यवस्थित और प्रगतिशील। व्यवस्थित का मतलब है कि विकास बेतरतीब या अचानक नहीं होता। इसका एक पैटर्न है, एक क्रम है। और प्रगतिशील का मतलब है कि ये हमेशा बेहतरी की ओर होता है, पीछे की ओर नहीं। अच्छा। गेसल की परिभाषा भी इसी बात को आगे बढ़ाती है। वो कहते हैं कि विकास को सिर्फ शारीरिक बदलाव की तरह नहीं, बल्कि बच्चे की कार्यक्षमता में सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब क्या वो कल से आज कुछ बेहतर कर पा रहा है? बिल्कुल। ये है विकास। बिल्कुल। चलिए तो फिर एक एक करके इन आयामों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ दिखने वाला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। ये तो सीधा है, ऊंचाई, वजन का बढ़ना। लेकिन इन नोट्स में एक और शब्द है, गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। ये क्या है? और यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। नोट्स इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। हाँ। पहला है स्थूलगामक कौशल, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो, जैसे दौड़ना या कूदना। बिल्कुल। और दूसरा है सूक्ष्मगामक कौशल, मतलब फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे लिखना या सुई में धागा डालना। एकदम सही। अच्छा, तो ये तो हुई शरीर की बात, जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन बच्चे के दिमाग के अंदर जो दुनिया बन रही है, उसकी सोचने समझने की शक्ति, नोट्स उसके बारे में क्या बताते हैं? ये हमें विकास के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प आयाम पर लाता है, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचने की क्षमता। हाँ, पर ये सिर्फ जानकारी याद रखने के बारे में नहीं है। ये तर्क करने, समस्याओं को सुलझाने, कल्पना करने और भाषा सीखने की क्षमता के बारे में है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि एक नवजात शिशु अपनी जरूरत बताने के लिए सिर्फ रो सकता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही बच्चा इशारों से फिर टूटे फूटे शब्दों से अपनी बात कहना लगता है। ये उसके दिमाग के अंदर हो रहे एक चमत्कार का सबूत है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये नोट्स हमें पियाजे की तरह सोचने पर मजबूर करते हैं कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे हम ज्ञान से भर दें। नहीं, वो तो खुद एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपनी दुनिया की खोज कर रहा है। उसकी हर गलती उसके लिए एक नया प्रयोग है। ये सोच ही किसी भी शिक्षा के माता पिता का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। सही बात है। और शरीर और दिमाग के बाद इंसान एक सामाजिक प्राणी भी तो है। समाज में उठने बैठने, रिश्ते बनाने का विकास कैसे होता है? यहीं पर तीसरा आयाम आता है, जिसे ये नोट्स सामाजिक भावनात्मक विकास कहते हैं, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ये दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सामाजिक विकास का मतलब है समाज के नियम, तौर तरीके और दूसरों के साथ रहना सीखना। और भावनात्मक विकास का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना। मुझे वो उदाहरण बहुत पसंद आया जहां ये टिफिन शेयर करने की बात करते हैं। हाँ। सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन एक बच्चे के लिए जो स्वभाव से थोड़ा आत्मकेंद्रित होता है, अपनी कोई चीज किसी और के साथ बांटना एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी से जुड़ा है खेल में हारने पर खुद को संभालना। ये तो भावनात्मक परिपक्वता हुई। बिल्कुल। एक छोटा बच्चा हारने पर रोएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है और अपनी निराशा को कैसे नियंत्रित करना है। ये क्षमता उसे जिंदगी भर काम आती है। और इन सब के ऊपर शायद एक और परत होती है, सही और गलत की समझ। हाँ, और वो है चौथा आयाम, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। ये सिर्फ नियम मानना नहीं है। नहीं,
ये समझना है कि वो नियम क्यों जरूरी हैं। सच बोलना, चोरी न करना, दूसरों की मदद करना, ये सब नैतिक विकास का हिस्सा है। यहाँ कोहलबर्ग जैसे विचारकों का जिक्र है जो बताते हैं कि ये समझ भी उम्र के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। अब यहाँ एक ऐसा हिस्सा आता है जिसके बारे में मैंने पहले ज्यादा नहीं सुना। इसे पंचकोशीय विकास कहा गया है। पंचकोशीय विकास, और ये भी लिखा है कि ये नई शिक्षा नीति NEP 2020 का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये क्या है? ये हिस्सा वाकई इन नोट्स को बहुत खास बनाता है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय दर्शन की गहराई से आता है। ये विकास को पश्चिमी मॉडल के शारीरिक मानसिक खांचों से निकालकर 5 परतों या कोश में देखता है। 5 परतें? हाँ, ये एक इंसान को उसकी संपूर्णता में देखने का एक नजरिया है। ये तो सुनने में ही बहुत गहरा लग रहा है। ये कौन कौन सी हैं? पहली है अन्नमय कोश, यानी हमारा भौतिक शरीर जो अन्न से बनता है। ठीक है, मतलब शारीरिक विकास। हाँ, वही। अच्छा खान पान, व्यायाम, स्वास्थ्य, ये सबसे बाहरी परत है। ठीक है, ये तो समझ में आया। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। ये है हमारी जीवन शक्ति ऊर्जा, हमारी वाइटल लाइफ फोर्स। जीवन शक्ति ऊर्जा। हाँ, आपने देखा होगा कुछ बच्चे हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं और कुछ हमेशा सुस्त। बिल्कुल। ये उनके प्राणमय कोश का स्तर दिखाता है। सही श्वास, प्राणायाम और खेलकूद इस कोश को पोषित करते हैं। ये प्राणमय कोश वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब एक बच्चे का एनर्जेटिक होना या सुस्त महसूस करना भी उसके विकास का हिस्सा है। हाँ, हम इसे अक्सर बस बच्चे के मूड या स्वभाव की तरह देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही तो इस मॉडल की खूबसूरती है। ये हमें बच्चे की लाइफ फोर्स एनर्जी को भी उसके विकास के पैमाने पर देखने के लिए कहता है। अच्छा। हो सकता है जिस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, उसकी समस्या विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि में नहीं बल्कि प्राणमय कोश में हो। शायद वो थका हुआ है या उसे सही पोषण नहीं मिल रहा जिससे उसकी ऊर्जा कम है। बिल्कुल, ये हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है। तो अन्नमय शरीर हो गया, प्राणमय ऊर्जा हो गई। तीसरी परत क्या है? तीसरी है मनोमय कोश। ये हमारे मन और भावनाओं का क्षेत्र है। ये वही सामाजिक भावनात्मक विकास है, लेकिन यहाँ इसे मन के स्तर पर देखा जाता है। क्या बच्चा खुश है? क्या वो अपनी भावनाओं को समझ पा रहा है? हाँ, क्या वो स्थिर महसूस कर रहा है? ये सब। और चौथी है विज्ञानमय कोश। ये है बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता। मतलब हमारा संज्ञानात्मक विकास। हाँ, तर्क करना, विश्लेषण करना, नई चीजें सीखना, ये ज्ञान और समझ का कोश है। और आखिरी 5वां कोश? पांचवा और सबसे भीतरी कोश है आनंदमय कोश। ये है आंतरिक खुशी, शांति और संतोष का स्तर। आंतरिक खुशी, ये वो अवस्था है जहाँ खुशी किसी बाहरी चीज जैसे खिलौने या अच्छे नंबरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अंदर से आती है। ध्यान, प्रकृति से जुड़ना और बिना किसी शर्त के खुश रहना इस कोश का विकास करता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आनंदमय कोश जैसी चीज को मापा जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारी शिक्षा व्यवस्था तो नंबरों और ग्रेड पर चलती है। हम एक बच्चे की आंतरिक खुशी को उसके रिपोर्ट कार्ड में कैसे दिखाएंगे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ताकत भी है। वो कैसे? इसे मापा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। एक शिक्षक देख सकता है कि कौन सा बच्चा सीखने की प्रक्रिया में आनंद ले रहा है और कौन सा सिर्फ दबाव में काम कर रहा है। ये मॉडल हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य एक सफल कर्मचारी बनाना नहीं, बल्कि एक आनंदित इंसान बनाना है। तो ये सभी आयाम, चाहे वो 4 पश्चिमी आयाम हों या ये 5 भारतीय कोश, ये आपस में काम कैसे करते हैं? क्या इनका कोई नियम है? हाँ, और इन नोट्स में कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है अंतर संबंध का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये सभी आयाम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। एक उदाहरण है इसमें? हाँ, जैसे अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है तो उसका स्कूल में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये तो संज्ञानात्मक विकास पर असर हुआ। वो दोस्तों से चिड़चिड़ा व्यवहार करेगा। सामाजिक विकास पर असर। और वो दुखी रहेगा। भावनात्मक विकास पर असर। एक आयाम की समस्या हर जगह फैल जाती है। सही बात है। और दूसरा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। ये कहता है कि विकास कभी रुकता नहीं है। ये गर्भ से शुरू होकर कब्र तक, वोम टू टूम, चलता रहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि विकास बचपन में ही होता है। बिल्कुल, और ये सच नहीं है।
हो सकता है 18 साल के बाद हमारी लंबाई बढ़ना रुक जाए, लेकिन हमारा भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास वो जिंदगी भर चलता रहता है। इसी से एक आम गलतफहमी भी दूर होती है, वृद्धि और विकास के बीच का अंतर। ग्रोथ और डेवलपमेंट। हाँ, ये अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। इनमें क्या फर्क है? इन नोट्स में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। वृद्धि मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव। इसे आप इंच या किलो में माप सकते हैं। हाँ, जैसे लंबाई या वजन, और ये एक समय के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास गुणात्मक है, क्वालिटेटिव। ये व्यवहार और कार्यकुशलता में सुधार है, जिसे मापना मुश्किल है, और ये जीवन भर चलता है। आपका कद बढ़ना रुक सकता है, पर आपकी समझदारी जिंदगी के आखिरी दिन तक बढ़ सकती है। मतलब क्या विकास का कोई तयशुदा नक्शा होता है? जैसे क्या वो हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ता है? बिल्कुल, और ये प्रकृति के सबसे हैरान करने वाले डिजाइन में से एक है। नोट्स में कुछ गोल्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जो इन नक्शों को समझाते हैं। पहला है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। इसका एक उदाहरण भी है। एक छोटा बच्चा किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले अपने पूरे शरीर का जोर लगाता है, फिर हाथ का, और आखिर में जाके वो सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है। बिल्कुल, ये तो मैंने देखा है। और दिशा के बारे में क्या? यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प नियम हैं। पहला, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, सेफेलोकॉर्डियल। सिर से पैर? हाँ, एक बच्चा दुनिया में आने के बाद पहले अपना सिर साधना सीखता है, फिर धड़ पर नियंत्रण पाता है, फिर घुटनों के बल चलता है, और महीनों बाद जाकर अपने पैरों पर खड़ा होता है। अच्छा, नियंत्रण हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। बिल्कुल। एक मिनट। और दूसरा नियम है केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी और कंधों का विकास उसकी उंगलियों की पकड़ से पहले पूरा हो जाता है? आपने एकदम सही समझा। मैं हमेशा सोचता था कि छोटे बच्चे पेंसिल ठीक से क्यों नहीं पकड़ पाते। शायद इसका जवाब यही है। यही है, उनकी उंगलियों की बारीक मांसपेशियों का विकास बाद में होता है। पहले शरीर के केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी और टॉर्सो का विकास होता है, और फिर शक्ति और नियंत्रण बाहर की ओर फैलता है। ये प्रकृति का यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है। हाँ, जो हर बच्चे में देखने को मिलता है। ये सब जानना सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन एक क्लास में जहाँ 40 बच्चे हैं, क्या एक शिक्षक के लिए वाकई ये संभव है कि वो हर बच्चे के इन सभी आयामों पर ध्यान दे? ये बहुत आदर्शवादी नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही शिक्षकों की सबसे बड़ी चुनौती भी है। नोट्स इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं देते, लेकिन इशारा करते हैं कि इन सिद्धांतों को जानना किसी टूल किट की तरह नहीं, बल्कि एक नजरिया बदलने जैसा है। मतलब? इसका मकसद हर बच्चे के लिए अलग प्लान बनाना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना और उनका सम्मान करना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब ये समझना कि हर बच्चा अलग है और उसके सीखने की गति भी अलग है। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा कक्षा में चुपचाप बैठा है, तो उसे कमजोर या शर्मिला का ठप्पा लगाने की बजाय एक शिक्षक ये सोच सकता है कि शायद उसके सामाजिक भावनात्मक विकास में उसे मदद की जरूरत है। बिल्कुल। ये ज्ञान शिक्षक को एक जासूस बनाता है, जज नहीं। वो बच्चे के व्यवहार के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करता है। सही बात है। वो जानता है कि 5 साल के बच्चे को खेल खेल में सिखाना होगा, जबकि 15 साल के किशोर को तर्क और बहस में मजा आएगा। वो सही उम्र के लिए सही शिक्षण विधि चुन पाता है। अंत में इन नोट्स में अरस्तु का एक कथन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये सब कुछ एक लाइन में कह देता है। हाँ। ये दिखाता है कि आप किसी भी आयाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप भूखे पेट बच्चे से एकाग्रता की उम्मीद नहीं कर सकते, या एक डरे हुए बच्चे से रचनात्मक होने की उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक सफल शिक्षक वही है जो बच्चे को सिर्फ एक रोल नंबर की तरह नहीं, बल्कि उसके सभी आयामों के साथ एक संपूर्ण इंसान की तरह देखता है। तो आज इन हस्तलिखित नोट से हमने समझा कि बाल विकास एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक जटिल और खूबसूरत जाल है। एक सफल शिक्षक या अभिभावक वही है जो बच्चे के केवल रिपोर्ट कार्ड के नंबरों पर नहीं, बल्कि उसके शरीर, मन, समाज और उसकी आंतरिक खुशी के संतुलन पर भी ध्यान दे। और जैसा कि नोट्स के अंत में एक तरह से परीक्षा के लिए टिप के तौर पर लिखा है कि यदि सवाल आए कि विकास के सभी आयाम आपस में कैसे जुड़े हैं, तो जवाब हमेशा यही होना चाहिए कि वे एक दूसरे पर आश्रित और अंतर संबंधित हैं। यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। जाते जाते सोचने के लिए एक विचार। इन नोट्स में पंचकोशीय विकास के तहत आनंदमय कोश यानी आंतरिक खुशी की बात की गई है। हमारी आज की प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली, जो अक्सर एकेडमिक उपलब्धियों और बाहरी सफलता पर ही केंद्रित रहती है,
उसमें हम बच्चों के इस आनंदमय कोष को पोषित करने के लिए व्यवहारिक रूप से क्या कर सकते हैं? हम उन्हें ये कैसे सिखा सकते हैं कि उनकी खुशी और उनका आत्ममूल्य किसी परीक्षा के नतीजों या किसी ट्रॉफी पर निर्भर ना रहे?